बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर मेड। तो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारे पास या रेफरेंस फ्रेम की हमारे पास दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कॉल्ड द non-inertial frame of reference. So first we will discuss कि what is inertial frame of reference. इसकी definition है a coordinate system in which law of inertia is valid. ठीक है। an inertial frame वो frame of reference होता है कि जिसमें law of inertia यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको आपको पता है वी आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो ये वैलिड रहता है ऐसे ऐसे रेफरेंस फ्रेम्स में। तो अभी मैं इसको आगे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो निशानी है वो ये है कि इट इज़ अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो या तो रेस्ट पर हो और या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, इन्हीं दोनों सिचुएशंस में आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होती है। तो अगर किसी भी रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स मैं आगे आपको बताता हूँ। और जिस तरह मैंने कहा ना कि लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में, सिर्फ न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं होता बल्कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम में, यानी वो हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ही की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें समझना आसान हो जाता है इनर्शियल फ्रेम्स को। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको लूँगा कि अ कार एट रेस्ट इज एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अगर एक गाड़ी है और वो अपनी जगह पर रुकी हुई है तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसे? लेकिन लेट सपोज ये एक कार है और ये अपनी जगह पर रुकी हुई है यानी बिल्कुल रेस्ट पे है। तो अब देखें अगर इसके अंदर कोई बंदा है और उसके आगे आपने जो डैशबोर्ड है ना उसके ऊपर एक टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये लेट सपोज ये मैं जो बना रहा हूँ ये ब्लैक ये टिश्यू बॉक्स है। तो अब न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue to do so। ठीक है, यानी कि अगर एक टिश्यू बॉक्स है तो अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट ही पर रहेगा और अगर ये मूव कर रहा है तो ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो यही चीज़ आप देखें कार के अंदर है। अगर गाड़ी के अंदर टिश्यू का बॉक्स पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा जब तक उस पर आप फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अगर आप उसे हाथ से मूव ना करें तो वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो देन इट विल मूव। तो इट मीन्स के जब भी एक गाड़ी रेस्ट पे है तो उस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, और यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये रेस्ट के बजाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक है, यानी अगर आप कहें कि अ कार moving at uniform velocity is also an inertial frame, तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्यों? जब गाड़ी रेस्ट पे थी तो मैंने कहा ना कि टिश्यू का डब्बा अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी दिस कार देन अगेन यू विल ऑब्जर्व कि टिश्यू का बॉक्स अपनी जगह ही पर पड़ा रहेगा अनलेस यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। ठीक है,
यानी ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, बेशक आपकी गाड़ी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड ही क्यों ना हो, ठीक है, 1000 कर लें, कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, तो आप देखेंगे कि जैसा गाड़ी रेस्ट पे थी और टिश्यू का बॉक्स अपनी जगह पर था, तो अभी भी वैसा ही होगा कि गाड़ी चल रही है लेकिन टिश्यू का बॉक्स अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक है, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगेन, यानी अब मैंने पिक्चर इसलिए दिखाई है, लेट्स वो अगर आप यहाँ पर एक टिश्यू का बॉक्स रख देते हैं, तो आपकी गाड़ी चाहे रेस्ट पे हो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, वो डैशबोर्ड ही पर पड़ी रहेगी। बाकी आपके ऑब्जर्वेशन में शायद ये हो कि भाई वो तो मूव करता है, लेकिन उसकी वजह या तो ये होती है कि आपने विंडोज ओपन की होती हैं, और या फिर आपकी गाड़ी एक्सेलरेशन में होती है, जो कि हम सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आती है। तो सेकंड एग्जांपल है अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज एंड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। रेस्ट पर है तो भी इनर्शियल फ्रेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भी इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। थर्ड एग्जांपल इज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इवन दो अर्थ हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, it can be considered an inertial frame because if we place a body on it, it remain at rest unless an unbalanced force is applied on it, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये अर्थ है, और अर्थ की जो सरफेस है मैं कहता हूँ ये इनर्शियल है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने, आपके घर में अगर एक टेबल पड़ा है, तो वो टेबल अपनी जगह ही पर पड़ा रहता है ना, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये इस बात का सबूत है कि अर्थ की जो सरफेस है इस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड रहता है, जब तक वो आप फोर्स ना अप्लाई करें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप, यानी रात को सोए, आप कहें जी टेबल कमरे के एक कॉर्नर पे था, और जब आप सुबह उठे तो इट इज़ ऑन द सेकंड कॉर्नर, और आप कहें क्यों कि जी अर्थ रोटेट कर रही है, लिहाजा इसीलिए ना टेबल भी मूव कर गया। तो ऐसा तो नहीं होता ना। हम ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से मूव नहीं करता अनलेस उस पे कोई फोर्स ना लगी हो, ठीक है, अनबैलेंस मतलब अदर देन द ग्रेविटी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। अर्थ जो है ना, आपको पता है इट इज रिवॉल्विंग फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और जो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इट इज अबाउट समथिंग अबाउट 0.002 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसको आप चेक कर लें। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमने तो बात की कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है वो तो इनर्शियल नहीं होता, नॉन एक्सेलरेटेड जो होता है जिसमें एक्सेलरेशन ना हो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस एक इनर्शियल फ्रेम है? तो उसकी रीज़न ये है, हम कहते हैं जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी अर्थ हमें इतनी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि जब हम, हमारी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसी स्पीड से रोटेट कर रही हैं। इवन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी उसी स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। तो लिहाजा हमें अर्थ, क्योंकि हर चीज़ ही उतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, तो हमें महसूस नहीं होता कि अर्थ के अंदर कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इतनी ज़्यादा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कि हम अर्थ की रोटेशन को इग्नोर कर सकते हैं। और दैट्स वाई अर्थ को हम, बावजूद इसके कि वो एक्सेलरेशन में, हम कह सकते हैं कि अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में लिखा है कि आल्सो ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल
अर्थ रोटेशन कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, अगर एक क्रिकेट में कोई सिक्स जो है ना, वो यानी सिक्स तो नहीं चले, अगर बॉल हवा में ऊपर जाती है और जो कैचर है वो नीचे खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कहेगा कि क्योंकि बॉल अर्थ रोटेट कर रही है इस तरफ, तो मैं हवा में जो है ना बॉल के आने से पहले क्योंकि इधर पहुंच चुका हूँ, तो लिहाजा बॉल मेरे हाथ में नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं होता। उसकी वजह अगेन वही है, मैंने कहा कि अर्थ की जो ग्रेविटी है इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने इर्द गिर्द जो एटमोसफेयर है उसको भी रिवॉल्व करती है। तो जैसे जैसे आप घूम रहे हैं वैसे वैसे बॉल भी एयर के अंदर रिवॉल्व कर रही होती है। दैट्स वाई हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि अर्थ के अंदर कोई भी यानी एक्सेलरेशन है। ठीक है, बावजूद इसके कि अर्थ की जो एक्सेलरेशन है रोटेशन की, वो आपको पता है तकरीबन 5 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ इज रिवॉल्विंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता लगता। उसकी वजह वही है कि ग्रेविटी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Okay, the fourth example is a car moving at uniform velocity with respect to Earth is itself inertial. तो क्योंकि अर्थ खुद इनर्शियल है, अर्थ की सरफेस इनर्शियल है, तो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो भी इनर्शियल होगा। ठीक है, यानी वही बात है, अर्थ की सरफेस इनर्शियल है ना, तो अर्थ की सरफेस पर अगर कोई कार मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अर्थ की सरफेस इनर्शियल है, तो ये कार भी इनर्शियल है। और वो हम इस एग्जांपल में देख चुके हैं कि क्यों वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। ओके, नाउ द सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। तो नॉन इनर्शियल का मतलब बिल्कुल और इनर्शियल का ऑपोजिट है कि अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड। ठीक है, यानी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता, वी कॉल इट अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और एक और एग्जांपल या डेफिनेशन है कि कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है। तो उसकी हमें सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती होगी, वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, और जैसे जैसे उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता, उसी तरह नॉन इनर्शियल फ्रेम में बाकी लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो भी वैलिड नहीं रहते। ठीक है, तो लेकिन हम ऑब्वियसली अगेन डिस्कस करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो एग्जांपल अगर हम देखें नॉन इनर्शियल फ्रेम की, तो पहली एग्जांपल है कि व्हेन अ कार अप्लाई ब्रेक्स इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अब देखें जब कार ब्रेक अप्लाई करती है, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी कार की वेलोसिटी कम होने लगती है। जब कम होने लगती है तो इसमें आपको पता है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाती है जिसे डिसेलरेशन कहते हैं। तो अगेन एक्सेलरेशन तो आ गई ना, कार की वेलोसिटी कम हो रही है, तो अब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये जो कार है जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी तो ये इनर्शियल फ्रेम था, लेकिन जैसे ही आपने कार में ब्रेक अप्लाई की तो ये नॉन इनर्शियल बन गया। नॉन इनर्शियल बनते साथ ही आप क्या देखेंगे कि जो आपने डैशबोर्ड के ऊपर जो पहले एग्जांपल दी थी कि टिश्यू का एक डब्बा रखा था, अब आप देखेंगे ये टिश्यू का डब्बा फौरन से जो है ना टकराएगा मिरर के साथ, फ्रंट मिरर के साथ। ठीक है, तो ये जो आपके विंड स्क्रीन है उसके ऊपर टकराएगा। ठीक है, तो क्यों टकरा रहा है, अब इसकी कोई रीजन नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं अप्लाई किया आपने टिश्यू के बॉक्स के ऊपर, इवन देन वो आगे मूव कर रहा है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो था ना कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू डू सो। तो ये तो आपके ख्याल में रेस्ट पे था, फिर ये क्यों मूव कर रहा है? तो ये इसलिए मूव कर रहा है कि अभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, आपके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई ही नहीं हो रहा।
ठीक है, और आप खुद भी, आपको झटका लगेगा आगे की तरफ जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो आपको हालांकि कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो आपको फोर्स महसूस हो रही है। क्यों? के बावजूद इसके कि आप पे कोई फोर्स है नहीं। तो इसकी वजह यह है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लेकिन हाँ, अगर एक बंदा बाहर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर, और वो रेस्ट पे, तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर आपको पता है जो रेस्ट पे होता है वो तो इनर्शियल है, तो इसके मुताबिक आपका जो टिश्यू का बॉक्स है वो क्यों आगे की तरफ मूव कर रहा है या आपको क्यों आगे की तरफ झटका लग रहा है, उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है, वो है आपका इनर्शिया। क्योंकि कार मूव कर रही थी, आप भी मूव कर रहे थे, जैसे ही ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी तो रुक जाएगी, क्योंकि टायर जो है ना वो आ, यानी रोड के साथ इन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी का अपर पार्ट एयर में है तो वो इजीली नहीं रुकेगा, और वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा, तो वो बेसिकली इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर रहा होगा। टिश्यू का डब्बा भी इसीलिए मूव कर रहा था। लेकिन क्योंकि आप जब गाड़ी के अंदर हैं, तो देन यू आर द नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और फिर आप लॉज ऑफ फिजिक्स को समझ नहीं सकते। आप पे फोर्स लग रही होगी, बावजूद इसके कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो दूसरी एग्जांपल भी अर्थ की सरफेस से रिलेटेड है। अब हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी हमने पिछली इनर्शियल की एग्जांपल में मैंने आपको कहा था कि अर्थ तो रोटेट कर रही है, और हर रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि अर्थ को वैसे तो अब इनर्शियल फ्रेम नहीं हम कहते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें नहीं नजर आती। लेकिन अगर आप समझे आप मून पर हैं, ठीक है, आप मून पर चले गए हैं किसी तरीके से, और आपके पास एक टेलीस्कोप है, आप टेलीस्कोप से जो है ना वो देख रहे हैं टूवर्ड्स द अर्थ, तो आप कहेंगे भाई पूरी की पूरी अर्थ ही जो है ना वो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो अगर पूरी की पूरी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी रिवॉल्व कर रही हैं, लिहाजा आपको मून पर देख के नजर आएगा कि अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिहाजा इस केस में हम, अगर हम मून से देख रहे हैं अर्थ को, तो फिर हम अर्थ को कहीं से भी इनर्शियल फ्रेम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ मेटियोर इज फॉलिंग, रोटेशन ऑफ अर्थ कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, अगर एक मेटियोर जो है ना वो अर्थ की तरफ खुदा न खास्ता आ रहा है, तो वो कहाँ पर आके गिरेगा एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है कि अर्थ की रोटेशन उस स्पेसिफिक पॉइंट पर कहाँ होगी। ठीक है, तो इस केस में तो हम नहीं इग्नोर कर सकते ना कि भाई अर्थ की रोटेशन को हम कहेंगे नहीं भाई हम इग्नोर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, तो इस केस में इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ जो है ना वो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जो एक कंडीशन लगा के हम अर्थ की सरफेस को बहरहाल इनर्शियल कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में की थी। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी आज हमने इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में डेफिनेशंस देखी और उनकी एग्जांपल्स देखी हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विद एग्जांपल्स। और एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में मैंने बताया कि व्हाई अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इवन दो इट हैज सम एक्सेलरेशन। सो इसका आंसर में भी आप वो पॉइंट लिख सकते हैं कि बिकॉज वी कैन इग्नोर द you can say centripetal acceleration because the gravitational force of earth is very strong। और दूसरी आप रीज़न ये लिख सकते हैं कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द surface of earth that an object at rest remain at rest and the object in motion continue to do so। That's why we can still consider earth as an inertial frame of reference। Okay, so that's the end of the lecture।